नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है यूपी के झांसी जिले की है, जहां पर 7 अप्रैल को एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात सामने आई थी। पुलिस ने तब से इस पूरे हत्याकांड की जांच में जुटी थी और 4 दिन बाद पुलिस ने जिस छात्रा की बड़ी ही बेदर्दी से गांव के अंदर हत्या की गई थी, उस छात्रा के हत्यारों को ढूंढ निकाला और फिर उन्हें उनका सही जो कहें इलाज भी किया। पुलिस की हत्यारों के साथ मुठभेड़ हुई, तो ये दिनांक 7 हत्यारे जो अप्रैल है को मुठभेड़ के बाद जो है उनके पैर में गोली लगती है और फिर उन्हें पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया है, जहां अब उनका इलाज चल रहा है। झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र में बताते हैं कि 2 अप्रैल को छात्रा हर्षित आर्या अचानक अपने घर से दोपहर में कोचिंग के लिए निकलती है और उसके बाद घर लौटकर नहीं आती। परिजन खोजते गए हैं, इधर उधर देखते हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता। जब शाम हो जाती है, तब तक जब छात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, तो परिजनों ने इस बात की शिकायत जो है पुलिस थाने में की। पुलिस की टीम भी छात्रा हर्षिता के जांच पड़ताल में जुटी, लेकिन उनको भी कुछ पता नहीं चलता। इस दौरान परिजनों ने जो है शक जताया कि किसी बाहरी युवक ने जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है या उनकी बेटी के साथ कुछ गलत किया गया है। पुलिस जांच पड़ताल करती है। इस दौरान 7 तारीख को, यानी जब छात्रा लापता होती है, उसके 5 दिन बाद गांव के बाहर ही कुएं से जो है छात्रा की लाश मिलती है। उस वक्त जब हमने ये खबर दिखाई थी, तो हमने ये कहा था कि हो ना हो हत्यारा गांव का ही रहने वाला है, चाहे या घर का हो या फिर इस गांव से कोई ताल्लुक रखता हो, जो छात्रा पर लगातार नजर बनाए होगा, उसी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। हमारी बात बिल्कुल सही निकली। गांव के ही 2 युवकों ने, जहां एक तरफ घर, गांव के लोग, परिजन लोग जो थे वो सोच रहे थे किसी बाहरी ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा, लेकिन कहते ही ना, घर का भेदी लंका ढाए। अक्सर जिनकी तरफ हम शक की नजरों से नहीं देखते, वही जो है पाप कर जाते। गांव के ही 2 युवकों ने जो है, जिसका घर, जो लड़की है उसके घर से महज कुछ मीटर की दूरी पर था, उन्होंने जो है लड़की को अकेला देखा तो उनकी हैवानियत जाग उठी। उन्हें अकेले जा रही, दोपहर के समय घर वापस जा रही युवती होश लिया, उसे अपने घर के अंदर खींच लिया। यहाँ पर उसके साथ हैवानियत भरा गंदा काम किया और जब छात्रा ने ये कहा कि वो इस बात की जानकारी अपने घर वालों को दे देगी, तब इन्हें लगा कि का भेद खुल जाएगा। लिहाजा इन दोनों 2 युवकों ने मिलकर, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, छात्रा को दबोच लिया, उसको हत्या कर दी और उसके बाद उसकी लाश को अपने घर में ही छिपाए रखा। इस दौरान गांव के लोग जो है युवती को ढूंढते रहे और वो भी वहां गांव में मौजूद रहे, लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं लगने दी। जब रात हो गई, अंधेरा हो गया, 12-1 बजे के आसपास ये छात्रा की लाश को लेकर निकलते हैं और फिर उसकी लाश को जो है अपने घर से महज 20 या 30 मीटर की दूरी पर जो एक पुराना कुआं था, उस कुएं में फेंक, और इसके बाद हो जाते हैं रफू चक्कर। पुलिस जब जांच पड़ताल करती है, तब इनका सच सामने आता है और पता चलता है कि गांव के ये 2 युवक जिस दिन से लाश मिली है तब से गायब हैं और पुलिस तब से इनकी जांच पड़ताल शुरू कर जाती है। पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिलती है कि ये दोनों जो है एरिया है वहां से भागने की फिराक में है। लिहाजा पुलिस टीम तुरंत ही इनकी तलाश में जुट जाती है और आखिरकार मुठभेड़ के बाद जो है इन्हें गिरफ्तार कर ले। अब दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इनका कहना है कि हम शराब के नशे में थे और कैसे ये छात्रा का हत्या करते हैं, कैसे छात्रा जो है इनके दबोचे में आती है, कैसे इन्होंने बड़ी सफाई से गांव वालों की मौजूदगी में, गांव में रहते हुए छात्रा की लाश को ठिकाने लगाया और फिर कैसे पुलिस इन तक पहुंची। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको अपनी खबर में देंगे, जब हम पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। अगर कई लोगों को होता है कि बड़ी खबर बना देते हो, छोटी खबर दो, तो छोटी खबर में आपको जानकारी हमने दे दी, आप अब भैया निकल सकते हो। अगर विस्तार से खबर जानना है तो बने रहिए, वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। हम पूरी खबर बताएं उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक कर सकते हो। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हो। हम आपके आभारी रहेंगे और इसी तरह से हम कानून की गुनाह की खबरें आप तक दिखाते रहेंगे। साथ ही एक और अपील,
आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यू न्यूज़ यूपी आप डालोगे इंस्टाग्राम पे तो वहाँ पर भी हम छोटी-छोटी खबरें बनाकर डालते हैं। वहाँ पर उनको भी आप देख सकते हैं। साथ ही फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो करिए। चलिए अब हम आते हैं पूरी खबर कि आखिर एक 17-18 साल की छात्रा को कितनी बेदर्दी से जो है गाँव के ही 2 दरिंदों ने नोचा घसोटा और फिर उसकी बेदर्दी से हत्या कर दी। लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं लगी। जब जिस दिन हत्या हुई उस पूरे दिन ये दोनों युवक गांव में मौजूद रहे, लोगों के साथ इधर-उधर घूमते रहे और अपने चेहरे पर शराफत का चोला ओढ़े रहे। किसी को इन पर शक नहीं हुआ। लेकिन अब इनका पूरा खुलासा हो चुका है। चलिए हम पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम शुरू से आखिर तक समझ में आ जाए। झांसी का उल्दन थाना क्षेत्र है। इस उल्दन थाना क्षेत्र में एक है निमोनी गांव। इसी गांव में 17-18 साल की जो छात्रा है हर्षिता आर्य, ये इसी गांव की रहने वाली थी। इसके पिता सुरेश कुमार का 10 साल पहले बताते हैं बीमारी की वजह से मौत हो चुकी थी। चाची जमुना देवी ने बताया कि हर्षिता अपने माँ और 4 भाई बहनों के साथ जो है सबसे बड़ी थी और अपने माँ भाई बहनों के साथ रहती थी और इससे 2 छोटी बहनें और एक भाई है। पिता सुरेश की लगभग 10 साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी थी। हर्षिता जो है 11वीं क्लास पास करके अब 12वीं में गई थी और वो झांसी के मौरानीपुर में कंप्यूटर की कोचिंग भी पढ़ाई करे थी। हर्षिता की सपना था कि वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, कुछ अपने पैरों पर खड़ा हो सके ताकि वो अपने भाई बहनों को आगे बढ़ने में मदद कर सके। ये हर्षिता का सपना था और इसके लिए वो पढ़ाई करने में जुटी हुई थी और पढ़ाई करने में काफ़ी अच्छी भी थी। 2 अप्रैल जब पूरी ये वारदात होती है, वो 2 अप्रैल वो काला दिन है जिस दिन बताते हैं कि हर्षिता के घर वाले जो है खेत पर काम करने गए थे। इस दौरान दोपहर 12 बजे के आसपास जो है अमूमन अक्सर हर्षिता जो है अपनी कंप्यूटर कोचिंग के लिए निकलती थी और 2 अप्रैल को गाँव चूंकि घर वाले खेत पर थे लिहाजा बिना किसी को बताए जो है हर्षिता कोचिंग के लिए निकल जाती है। इसके बाद हर्षिता जो है रानीपुर तिगैला जाकर यहाँ पर इसने 300 रुपए का एक रिचार्ज कराया और एक फोन लीड लेकर जो है घर वापस आ रही थी। वहां से तो चल लेती है लेकिन इसके बाद जब है वो हर्षिता जो है अपने घर नहीं पहुंचती। इस दौरान शाम को जब परिजन खेत से घर वापस लौट कर आते हैं तो देखते हैं अमूमन हर्षिता जब शाम तक जो होती थी वापस आज हर्षिता घर पर नहीं थी। परिजनों को लगा चला थोड़ी देर हो गई होगी आ जाएगी भी। थोड़ी देर और गुजर जाती है लेकिन हर्षिता तब परिजनों को चिंता होने लगती है। इसके बाद परिजन जो है आसपास रिश्तेदारी जो हर्षिता के दोस्त व्यवहारी थे सबसे बातचीत करते हर्षिता का कहीं कुछ पता नहीं चला। अब हर्षिता के जो परिजन थे के माथे पर चिंता के लकीरें आने लगी। बिटिया गई तो गई कहाँ। लिहाजा शाम को जाके परिजनों ने उल्दन थाना क्षेत्र में बिटिया के लापता शिकायत दर्ज की। जैसे ही एक जवान छात्रा की लापता होने की बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस हर्षिता आर्या की तलाश में जुट जाती है। इस दौरान पुलिस ने छानबीन शुरू की तो छानबीन शुरू की लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे करके 5 दिन गुजर गए। 7 अप्रैल की दोपहर में गांव के कुछ लोग जो हैं जो हर्षिता का घर है वहां से करीब 500 मीटर दूर यानी गांव के बाहर एक खेत है। उस खेत के पास एक कुआं है और वो कुआं अब यूज में नहीं। उस कुएं के पास से कुछ लोग जो है गुजर रहे थे। इस दौरान उन्हें तेज बदबू सी महसूस हुई। जब तेज बदबू आई तो उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें कुछ नहीं दिखा। इसके बाद उन्होंने कुएं में झांक के देखा तो उन्होंने देखा कि एक लड़की की लाश कुएं में उतर आ रही। लाश देखते ही वो चीखते चिल्लाते गांव पहुंचे। गांव वालों की भीड़ लग गई। तुरंत ही गांव के लोगों को मजमा लग गया। जिस तरह की ड्रेस दिख रही थी ऊपर से जो परिजन थे उन्हें आशंका हो गई कि ये उनकी बेटी ही की लाश है। तुरंत पुलिस को उल्दन थाना पुलिस को सूचना दी जाती है। 7 तारीख को पुलिस पहुंचती है। लाश को बाहर निकाला जाता है। कपड़े और चेहरे को जब पहचान होती है तो परिजन जो हर्षिता के परिजन थे वो फूट फूट कर रोने लगते हैं कि ये हमारी बेटी है। इसके बाद जो है जिस तरह से उसके गले पे चोट के निशान दिख रहे थे, उसका चेहरे पर रुपट्टा लिपटा हुआ था, परिजनों ने सीधे सीधे आशंका जता दी कि उनकी बिटिया की जो है हत्या की गई है और हत्यारों ने उनकी बेटी को हत्या की, फिर उसकी लाश को कुएं में फेंक दी। पुलिस की टीम
को भी यही लगा, लिहाजा पुलिस की टीम जो है तुरंत ही इस पूरे मामले में जांच में जुट गई। 4 से 5 टीमें बनाकर जो है इस मामले की जांच शुरू की जाती है। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो गांव के कोटेदार के यहाँ, जो गांव का एक कोटेदार है, उसके यहाँ कैमरा लगा था। उस कैमरे में पुलिस ने नोटिस किया कि 2 तारीख को जब बेटी लापता हुई थी, हर्षिता लापता हुई थी, उस दौरान गांव के ठाकुर दास और शैलेंद्र, ये लोग जो है रात में 1-2 बजे के आसपास टहलते हुए दिख रहे हैं। अब रात में 1-2 बजे भले टहलना कोई गलत बात नहीं, लेकिन जिस तरह से वो टहल रहे थे उससे पुलिस को कुछ संदिग्ध लगा, क्योंकि वो कुएं के पास गए जाते हुए दिखते हैं और कुएं के पास से वापस आते दिखते हैं। इस दौरान उनके हाथों में कुछ था भी, लिहाजा पुलिस को संदिग्ध लगा। वहीं पुलिस ने ये नोटिस किया कि जो ठाकुर दास है उसके घर से महज 50 मीटर की दूर पर ही वो कुआं था। पुलिस को मालूम चला कि 2 अप्रैल की दोपहर को, और भी जो पुलिस ने डिटेल खंगाली से उससे पुलिस को ये पता चला कि 2 अप्रैल की दोपहर 11:30 बजे जो है छात्रा हर्षिता ने 300 रुपए से एक मोबाइल रिचार्ज कराया था। दुकान से हेडफोन खरीदकर वो घर लौटी। जो छात्रा का मोबाइल था उसकी अंतिम लोकेशन भी ठाकुर दास घर के पास मिली। इसके बाद वही लोकेशन उसकी रहती है और फिर अचानक से उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इस आधार पर पुलिस को ठाकुर दास पर शक हुआ, लेकिन वारदात के बाद से वो लगातार लापता चल रहा था। पुलिस ने उसे तलाशना शुरू किया। परिजनों से पूछताछ की तो परिजन भी ठाकुर दास को बचाने में जुटे रहे। कभी कहीं कुछ बताते, कहीं कुछ बताते, लेकिन पुलिस को यह पता चला ठाकुर दास जो है एक ईंट भट्टे में जो है छिप गया। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया, छात्रा का शव मिलने के बाद पुलिस और SWAT टीम ने गांव में डेरा डाले थे। पुलिस ने जिन युवकों पर शक जताया था उनकी भूमिका, मतलब जो परिजनों ने, मतलब 2 इन लोगों पर पुलिस को शक था, लेकिन परिजनों ने 1-2 युवक जो और थे उन पर शक जताया था कि उनके ऊपर आशंका है। लेकिन पुलिस ने जब उनकी जांच की तो वो इस मामले में पूरी तरीके से बेदाग निकले। लेकिन जो ये ठाकुर दास थे और शैलेंद्र अहिरावत, ये पुलिस के शक के घेरे में थे। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि निमोनी गांव के शैलेंद्र अहिरावत, जिसकी उम्र करीब 28 साल है, और ठाकुर दास रायकवार, जो भी इसकी उम्र भी करीब 28 साल है, ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। और जिस दिन छात्रा की लापता हुई थी उसी दिन से ये दोनों अपने घर से गायब चले। इसके बाद पुलिस इनकी तलाश में जुट गई। इसी शनिवार को देर रात 12:30 बजे पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि दोनों जो हैं निमोना रपटा पुल पर मौजूद हैं और वहां से भागने की फिराक में। इस पर SWAT टीम प्रभारी जितेंद्र तकवर और उल्दन थाना प्रभारी JP यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही ये ठाकुर दास और शैलेंद्र वहां से भागने की कोशिश करते हैं और इस दौरान पुलिस पर फायर झोंक देते हैं। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों के बदमाशों के पैर में गोली लग गई और दोनों घायल होकर वहीं गिर पड़े। इसके बाद पुलिस ने उन्हें दबोच लिया और अस्पताल ले गई, जहां पर उनका इलाज चला। इसके बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो दोनों ने हत्या का गुनाह कबूल कर लिया। पूछताछ के दौरान ठाकुर दास और शैलेंद्र ने पुलिस को बताया कि 2 अप्रैल की दोपहर करीब 12:05 पर छात्रा हर्षिता अपने घर लौट रही थी। ठाकुर दास के घर पर उसका दोस्त शैलेंद्र मौजूद था। दोनों ने शराब पी रखी थी। इस दौरान ठाकुर दास जो है उसके घर पर कोई मौजूद नहीं था। उसकी पत्नी जो है शायद कहीं गई थी और वो दोनों थे, और रात तक भी उनकी पत्नी को आने वाने नहीं था। लिहाजा घर पर सिर्फ यही दोनों दोस्त मौजूद थे। आसपास का रास्ता भी सुनसान दिख रहा था, जिस पर इन दोनों की नज़र जो है छात्रा हर्षिता पर पड़ती कि वो अकेले कहीं जा रही है। सुनसान था, कोई दिख नहीं रहा था, लिहाजा इनके दिल में जो है वो पाप जन्म ले लेता है कि मौके का अच्छा फायदा है, उठा लेते हैं। लिहाजा दोनों जो है हर्षिता को पकड़कर इसका मुंह दाब कर अंदर घर के खींच लेते हैं, क्योंकि घर के जो रास्ता है उसके घर के पास से ही गुजर रहा था, तो इनको बस उसको पकड़कर अंदर खींचना था और यही किया। मुंह दाब के जो है अंदर खींच लिया और इसका मुंह दाबे रहा, उसके बाद दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इस दौरान बताते हैं कि दोनों ने जो है हर्षिता के साथ घिनौना काम किया। इस पर रोती बिलखती हर्षिता अपनी जान की दुहाई की भीख मांग रही थी और कई बार जब उन्होंने उसकी एक भी नहीं सुनी तो उसने कहा कि वो अपने घर वालों को सब कुछ बता देगी, फिर गांव वाले तुम्हारे पाप की तुम्हें सजा देंगे। जब ये बात ये सुनते हैं तो इनका नशा हिरन हो जाता है।
इन्हें लगता है कि सच में गांव वालों को पता चल गया तो गांव वाले तो इनका पूरा घर तबाह करके रख देंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं और इनके किए की सजा सिर्फ इनको नहीं इनके घर वालों को भी भुगतनी पड़ेगी। लिहाजा दोनों को माथा ठनका कि अगर ये जिंदा बाहर निकल गई तो हम लोग बचेंगे नहीं, ना ही हमारा परिवार बचे। लिहाजा बताते हैं कि ठाकुरदास ने जो है ये शैलेंद्र ने हर्षिता के पैर पकड़े और ठाकुरदास ने गर्दन को अपने हाथों से दबोच लिया और दोनों ने तब तक उसको हर्षिता को दबाए रखा जैसे एक चिड़िया को पकड़ लेते ना, चिड़िया चाहे जितनी फड़फड़ाए लेकिन छोड़ा नहीं, इसी तरह से इन दोनों ने जो है हर्षिता को दबोच रखा था और तब तक दबाए रखा जब तक हर्षिता की मौत नहीं हुई। हर्षिता की हत्या के बाद दोनों ने उसकी लाश को अपने घर पर छुपा दिया। इस दौरान शाम होते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया कि हर्षिता कहीं गायब हो गई। हर्षिता के पूरे गांव में ढूंढा हुआ पड़े थे, तो ये भी इसके घर भी लोग पूछताछ करने आते हैं, क्या आप लोगों ने देखा कहीं हर्षिता? तो कहते नहीं, हमने तो नहीं देखा, हम लोग तो घर पे ही पूरे दिन हैं, यहाँ तो आते हुए दिखती तो हमें जरूर दिखती, बहाना मार देते और थोड़ी देर तो घर वालों के साथ जो है ये भी हर्षिता को खोजने निकल जाते। शाम तक हंगामा कटा रहता है, रात हो जाती। रात के 1-2 बजे के आसपास जब देखते हैं कि फिर से सन्नाटा पसर चुका है, लोग अपने अपने घरों के अंदर जा चुके हैं, तब ये दोनों जो हैं हर्षिता की लाश को बाहर निकालते हैं और अपने घर से महज 50 मीटर की दूरी पर जो ये पुराना कुआं था जिधर कोई आता जाता नहीं था, उस कुएं में जाकर ये हर्षिता की लाश को फेंक देते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। क्योंकि जब लोग खोज रहे थे तब ये घर पर ही मौजूद थे, लिहाजा किसी का, परिजनों का भी इन पर शक नहीं गया कि ये रात में अचानक से गायब क्यों हो गए। सबको यही था कि भाई जब तो गायब थी तब तो ये मौजूद थे, तो हो सकता है कि वहीं परिजनों से जब इन दोनों के घर वालों से पूछताछ की जाती तो इन्होंने कहा भाई काम के सिलसिले में गए, मायके में कुछ, बहू के मायके में कुछ है, इसके सिलसिले में गए। यानी जो इनके घर वाले भी थे वो भी लगातार इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार पाप कहते हैं चाहे जितना छुपाइए सच सामने आ ही जाता है। सीसीटीवी में मिली जो संदिग्ध चीजें मिली उससे ये पता चला कि रात के 1-2 बजे क्या कर रहे थे, प्लस इनका जो हर्षिता का मोबाइल का ठाकुरदास के घर के पास आखिरी लोकेशन मिला, ये तमाम चीज़ें जो थी ये शक पैदा कर रही हो। तो पुलिस ने जब इनसे सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। क्या कहा पुलिस ने वो भी सुनिए। दिनांक 7 अप्रैल को थाना उल्दन क्षेत्र के निमोनी गांव में एक कुएं में एक शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्समय तत्काल स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई पूरी की थी। तभी से घटना के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कई टीमें तत्पर थीं। उसी क्रम में कुछ डिजिटल साक्ष्यों तथा भौतिक निरीक्षण के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित किया गया था। आज मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि रतौसा से निमोना की ओर जाने वाला निमोना रपटा पुल के पास में उन्हीं 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय उल्दन पुलिस तथा स्वाट की टीम ने मौके की घेराबंदी शुरू की और 2 संदिग्ध व्यक्तियों को वहां देखा। उन्हें रोकने के लिए, पूछताछ के लिए रोकने का प्रयास किया गया, किंतु वे रुके नहीं और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में पुलिस मुठभेड़ में दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों के द्वारा 7 अप्रैल को जो मृतका का शव कुएं में प्राप्त हुआ था उसके साथ घटना कारित करना स्वीकार किया गया है। दोनों ही घायलों को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है और इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं और इनमें गहनता से इन दोनों के साथ में पूछताछ करके अग्रिम विधिक प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। जब हर्षिता गायब हुई थी तो हर्षिता के घर वालों ने किस तरह से आरोप लगाए थे, वहीं गांव के प्रधान ने क्या कहा था वो भी सुना देते हैं आपको। बड़े ही उनको शुरुआत में ही ये लग गया था कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ, लेकिन उनको आशंका थी शायद किसी बाहरी ने किया होगा या 1-2 लोग जो थे उन पर शक जताया था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि घर से कुछ मीटर की दूरी पर रहने वाले ही 2 दरिंदे जिनको वो अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनका उनके घर मतलब कहें रोज देखते थे, उन दरिंदों ने ही उनकी बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया और उसे मौत घाट उतार दिया। इसीलिए कहते हैं कि जब भी इस तरह की घनी गहरी और खतरनाक वारदातें होती हैं तो सबसे पहले अपने आसपास देखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह की वारदातों में घर के आसपास या कोई करीबी ही शामिल होता है, जैसे कि इस वारदात में भी देखिए। सुनिए परिजनों ने जब क्या शक जताया था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ओ हंसता। आपका क्या नाम है? मेरा जमुना बहन। ये कुएं में बॉडी मिली है, ये कौन है आपकी? और मेरी भतीजी लगती है।
भतीजी है। कैसे खत्म हो गई, क्या है? ये पता नहीं, मैं तो अभी बॉडी निकाली तो उसमें मुंह और गला बंधा है, उसका रस्सी से गला बंधा है, दुपट्टे से मुंह बंधा है, उसकी आंखें भी फोड़ी गई हैं। क्या लगता है आपको? मेरे को तो मर्डर लगता है, किसी ने मर्डर करके। किसी पे शक वगैरह है क्या? शक तो मैं किसी पर नहीं बता सकती, लेकिन मर्डर का कब केस से गायब थे ये? ये 2 तारीख से गायब है। बॉडी मिली है आपके गांव में, किनकी बॉडी है और कौन है? हमारे यहाँ 2 तारीख को एक लड़की की मिसिंग गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जो हर्षिता आर्य के नाम से थी। अभी एक कुएं में बॉडी मिली है, जिसकी शिनाख्त हुई है, वो उसी हर्षिता आर्य के रूप में हुई है। क्या इनकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी तो पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी या क्या है? पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी, लगातार पुलिस आ रही थी और इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी, लेकिन वो कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा था। क्या लगता है आपको? बॉडी का मुंह बंधा हुआ है और नीचे से भी कपड़े नहीं है, तो ये लग रहा है कि हत्या। एक तो हमें अब अपनी बेटी, देखिए इस समय का ज़माना इतना ख़राब है कि समझ लीजिए कि हर मोड़ पर कोई ना कोई भेड़िया बैठा है। आपकी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे में कुछ एहतियाती कदम उठाने हम लोगों के लिए ज़रूरी हैं, ताकि हम अपनी बेटियों को सुरक्षित रख सकें। अब मॉडर्न ज़माना है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करने में पीछे न रहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है व्हाट्सअप। अपनी बेटी की लोकेशन जानने का सबसे आसान तरीका है, कोई भी कम पढ़ा लिखा भी आदमी इस चीज़ को जान कर सकता है। जब भी अपनी बेटी को ये सिखाइए कि अपने घर से वो निकलती है तो अपने मोबाइल की लाइव लोकेशन जो है वो आपको अपने दूसरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दे। इससे आपको अपनी बेटी की लाइव लोकेशन जहाँ जहाँ वो जा रही है वो दिखती रहेगी। ठीक, अगर बाई चांस उसके साथ कुछ होता है तो आखिर काफ़ी देर तक वो मोबाइल जहाँ पर भी उसके साथ कुछ होगा वहीं पर उसकी लोकेशन आखिरी दिख जाएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आखिरी बार जो है हमारी बेटी यहीं पर थी, तो उससे पुलिस को भी ढूंढने में आसानी होगी और आपको भी आसानी होगी। और आपको पता भी रहेगा कि यहाँ हमारी बेटी का कोई काम नहीं, तो आखिर इतनी देर तक बेटी वहाँ क्यों रुकी। तो आप तुरंत फ़ोन करके जानने की कोशिश कर सकते हैं। अगर फ़ोन नहीं उठता है तो आपको समझने में देर नहीं लगेगी कि हाँ कुछ गड़बड़ है, और आप तुरंत पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच सकते हैं कि भाई ये आखिरी लोकेशन है। तो ये छोटी छोटी काम जो है आपको और आपकी बेटी को सुरक्षित रख सकते हैं। इस चीज़ को हमेशा समझाइए कि बेटिया जब भी घर से निकलो सबसे पहले अपनी मोबाइल की लाइव लोकेशन जो है हमें भेज दो, ताकि हमें पता चलता रहे कहाँ गए। आपको पता है कि बेटी कोचिंग जाती, कोचिंग का लोकेशन क्या है, वहाँ पर बेटी 1 घंटा रुकती, 1 घंटा रुक रही है। इसके बाद बेटी घर आती है सीधे, कहीं टेम्पो रुकना है तो वहाँ 5-10 मिनट लगता है, टेम्पो पकड़ा और फिर अपने घर। तो आप निश्चिंत रहेंगे, आपको बस अपने मोबाइल पर लोकेशन बेटी को देखते रहना हो। आप अपने काम करते रह सकते हो और लोकेशन देखते रहोगे, तो फिर आप निश्चिंत रहोगे कि किसी तरह से बेटी को, अगर आपको मुसीबत की ज़रूरत भी, बेटिया को ज़रूरत भी है और आप बेटी किसी वजह से फ़ोन नहीं कर पा रही, तब भी आपको पता चल जाएगा कि यार इतनी देर रुकने की ज़रूरत तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर रुक रही, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। लाओ हम बेटी को फ़ोन करके पूछ ले कि बेटिया कोई दिक्कत तो नहीं। फ़ोन करेंगे, अगर बेटी फ़ोन उठा लेती है तो बता देगी क्या स्थिति है, क्यों रुकी हुई है। नहीं उठाती तो आपको समझने में देर नहीं लगेगा कि मुसीबत है, तुरंत आप पहले भाग कर वहाँ जाओगे, फिर पुलिस को बुला सकते हो, और इस बदौलत जो है आप अपनी बेटी को सुरक्षित रखने में क्या ज़्यादा कारगर साबित हो सकते। अब इस घटना में देखिए, 2 अप्रैल को जो छात्रा हर्षिता थी वो अपने घर के लोग खेत पर गए हुए थे। आजकल मोबाइल स्मार्टफोन तो सभी के पास होता है, ठीक है। अगर हर्षिता अपनी मोबाइल लोकेशन जो है अपने पापा के या अपने भाई के या अपनी सिस्टर के मोबाइल पर भेज देती कि हम भाई कोचिंग के लिए निकल रहे हैं, आप लोग खेत पे काम कर रहे हैं, हम अपने पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जाती। कोचिंग कहाँ होती है सबको पता था, वहाँ रुकती, वहाँ से जब घर आ रही थी। अब इसके साथ घटना कहाँ हुई, इसके साथ घटना कहाँ हुई, उसी के गांव में, जिस गांव में ये रहने वाली थी, निमोनी गांव में। जो अपने गांव के अंदर घुस आती है और अपने घर से महज 100 या 200 मीटर भी नहीं रह जाता, तब जो ये इन दोनों का घर पड़ जाता है, जो एकदम रास्ते में घर पड़ता है, जैसे ही इनके घर के पास से गुजरती है, ये दोनों उसे दबोच लेते हैं और दबोच के अंदर खींच ले जाते हैं। ठीक है, पुलिस ने जब इनको पकड़ा, इनके पास से वो बिटिया का मोबाइल भी स्विच ऑफ मोबाइल मिला। अब अगर मोबाइल लोकेशन वो होती
ऑन होती, लाइव लोकेशन दिखती रहती ना कि भाई बेटी वहां ट्यूशन गई, ट्यूशन से घर आ रही थी और जब ये ठाकुर दास का घर पहुंचा, यहां पर बेटी की आखिरी लोकेशन दिख रही है। और जब तक बेटी का मोबाइल ऑन स्विच ऑन रहता तब तक तो लोकेशन दिखाती, और उसके बाद जब स्विच ऑफ होता तभी वो बता, लेकिन आखिरी लोकेशन कहाँ की है आपको पता चल जाता कि आखिरी बिटिया की लोकेशन जो है गांव में ही देखी गई, यानी ठाकुर दास के घर, यानी जहां पर लोकेशन देखी गई उन्हीं घर के आसपास छानबीन करना था। तो शायद ये दोनों जो है हर्षिता की लाश को कुएं में फेंक ही ना पाते, उससे पहले ही खोज लिया जाता। इसलिए मैं कहता हूं कि सतर्क रहना, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय अपने रोए पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते। जो पड़ोसी आपकी खूब तारीफ़ें करता है, हंसता है, मुस्कुराता है, आपको लगता है बहुत भला इंसान है, कल वो उसकी नीयत किस तरह से पलट जाए आप कह नहीं सकते। वो किस तरह से आपको नुकसान पहुंचाए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आज के समय में आदमी के दिल में द्वेष, नफरत, जलन जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो दूसरे को खुश नहीं देख सकते। ठीक है, आपका पड़ोसी है, बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं किस बात की वजह से वो आपसे जलन करने लगे कि अरे ये तो बहुत अच्छा कमाता है, हम इतना नहीं कमा पा रहे, इस वजह से कहो जलन हो जाए, और वो इस जलन में जो है इतनी नफरत पाल ले कि आपको बर्बाद करने के बारे में सोच ले ना। लिहाजा इसीलिए बहुत जरूरी है कि सतर्क रहे, सावधान रहे। और पुलिस ने इन दोनों को पकड़ तो लिया, मेरे ख्याल से इन दोनों को पकड़ने से अच्छा था इनका इस तरह के लोगों को तो जिंदा 1 मिनट भी रखना ना बहुत बड़ा है। और इनके घर वालों को भी सजा देनी चाहिए, जिन्होंने इतना घिनौना पाप जानने के बाद भी अपने बेटों को बचाने की कोशिश की। एक बिटिया की इतनी बेदर्दी से हत्या कर दी, ऐसे दरिंदों को तो घर वालों को ही चाहिए था मार देते। इन हैवान दरिंदों को जब ये किसी भी बिटिया के, जब एक बिटिया के साथ ऐसा कर सकते हैं तो ये किसी भी बिटिया के साथ ऐसा कर सकते हैं। इनको जिंदा रहने का हक नहीं है। कल को शराब के नशे में ये अपने ही घर की किसी बेटी बहू को इस तरह का कर देंगे तो वो कानून खैर अपना काम करेगा, कानून जो सही करे, लेकिन आप अपनी बिटिया को ये जरूर समझाइए, खुद अपनी तरफ से एहतियात कीजिए कि जब भी बेटी घर से स्कूल जाए जरूरी है पढ़ना, कोचिंग जाए बहुत ज़रूरी है पढ़ना, लिहाजा लेकिन जब भी जाए सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। अपने घर से बेटी निकलती है तुरंत उसे कहिए कि सबसे पहले काम उसका यही होगा कि मोबाइल लोकेशन अपनी भेजे। ठीक है, ये ज़रूरी है उसकी सुरक्षा के लिए। और आप उस लोकेशन को जब तक बेटी घर नहीं आ जाती है तब तक ट्रेस करते रहो कि कहाँ कहाँ गई है और किस तरह से वो आ रही, ताकि सुरक्षित तरीके से वो घर पहुंच सके। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि इस तरह के दरिंदों के साथ जो पुलिस ने इनको मुठभेड़ में पैर में गोली मारी, क्या पैर से ऊपर सीधे सीने में गोली नहीं मारनी चाहिए थी? आपको क्या लगता है इस तरह के दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।